हेलो बच्चों। मैं ज्योति चतुर्वेदी दोबारा आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या है? क्रिया। क्रिया पद है ना। अभी हमने पद पढ़ा था, शब्द पढ़ा था। शब्द, फिर पद, फिर पद बंध। शब्द पद कैसे बनता है जब वो वाक्य में प्रयोग होता है। और पद बंध कैसे होता है? जब वो व्याकरण के नियमों के साथ बन जाए। अब हम आगे चलेंगे। क्रियापद। बस अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी। जो शब्द किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं क्रिया कहलाते हैं। जैसे होना, करना, खाना, पीना। ना साउंड आ रही है पीछे, तो ये हमारे सारे क्या कहलाएंगे? क्रिया। है ना। आप खाना पीना, इसके बाद ही कॉमा लगेगा। टाइपिंग एरर हो जाता है हिंदी में थोड़ा बहुत। हाँ, अब लेंगे हम हिंदी में होना क्रिया वर्तमान कालिक रूप है। मतलब प्रेजेंट टेंस में है होना। है ना। मैं ये करता हूँ, करती हूँ, तो ये होना हमारा क्या होता है? प्रेजेंट में है। वर्तमान कालिक रूप है क्रिया का। ठीक है। विजिबल है। ओके। अब इसकी कितनी वो होती है, यहाँ पर कॉमा लगता जाएगा। है, है, है ना। एक बार है आएगा। है, है, और हूं। है ना। जैसे मैं, वह बच्चा है, जो भी है ना। अब भूतकालिक रूप क्या होगा इसका? भूतकालिक रूप होगा जस्ट वेट। हाँ, भूतकालिक रूप में आएगा था, थी, थे। है ना। भूतकालिक रूप में हमारा आएगा था, थी, थे, यानी कि पास फॉर्म। जैसे यह किताब है ना। तो अब यह किताब है में क्या होगा? है आ गया, तो यानी कि वर्तमान रूप है, वर्तमान कालिक। वर्तमान काल मतलब समय को बता रहा है। शीला डॉक्टर है, तो यहाँ पर है क्या है? ये भी वर्तमान बता रहा है। मैं बीमार हूं, है ना, तो ये हूं में भी प्रेजेंट बता रहा है। वे अध्यापक हैं, वह अध्यापक है। अच्छा, तो ये भी प्रेजेंट बता रहा है। अब हम इसी का पास्ट, भूतकालिक है ना, पास्ट यानी कि भूतकालिक यानी कि पास्ट टेंस। तो पेंसिल मेज पर रखी थी। ठीक है। तो ये हमारा थी क्या हो गया? पास्ट दर्शा रहा है। वे दोनों भाई थे, तो ये भी यहाँ पर हमारा पास्ट दर्शा रहा है। यानी कि पास्ट टेंस यानी कि भूतकालिक क्रिया को दर्शा रहा है ना। किस समय में हो रही है क्रिया? इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि क्रिया पास्ट, वर्तमान में हो रही है, पास्ट में हो रही है ना। अब वस्तुतः होना क्रिया वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था और दशा आदि की सूचना देती है। अतः इसे क्या कहेंगे? अस्तित्ववाची क्रिया कहेंगे। ठीक है। इसका अस्तित्व है, कोई किसी चीज का होना पाया जा रहा है, तो ये हमारा उसका अस्तित्व है। तो ये हमारी अस्तित्ववाची क्रिया कहलाएगी कहलाएगी। ठीक है। जो क्रियाएं, साथ के साथ इरेज कर देती हूँ जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। जो क्रियाएं किसी ना किसी कार्य की ओर संकेत कर रही हैं उन्हें कार्यकलाप बोधक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है। अब कैसे कहते हैं? जैसे चलना फिरना, ये हमारा कार्य हो रहा है, तो ये कार्यकलाप बोधक क्रिया होगी। चलना फिरना हमारी कार्यकला क्रिया बोधक है ना। आना जाना इसी वर्ग में आने वाली क्रियाएं हैं। जैसे चलना फिरना, आना जाना इसी वर्ग में आने वाली क्रियाएं हैं। ठीक है। हिंदी में कार्यकलापों या कार्यकलाप क्रियाओं के निम्नलिखित भेद हैं। कार्यकलाप क्रियाओं के भेद, पहला तो है मूल क्रिया, दूसरी है व्युत्पन्न क्रिया। ये थोड़ा सा मोटा हो गया है, इसको इरेज करेंगे। और अगला, अब मूल क्रिया के भी दो प्रकार हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है। जो मेन क्रिया है वो सकर्मक और अकर्मक दो प्रकार की होती है। पहली सकर्मक, दूसरी अकर्मक। है ना। तो सकर्मक अकर्मक, सॉरी ये अकर्मक है, ये सकर्मक पहले था। अब जो अकर्मक है उसके तो कोई प्रकार नहीं थे, लेकिन सकर्मक के भी दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। है ना। ये हम इसके प्रकार हो गए।
अब व्युत्पन्न क्रियाएं, व्युत्पन्न क्रियाएं जो उत्पन्न होती हैं, जैसे संयुक्त क्रियाएं, दो क्रियाओं को मिला के, अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। सामासिक क्रियाएं, संक्षिप्त करके किसी क्रिया को है ना मिला के बोलना, है ना। और नामिक क्रियाएं, नेमिंग आ जाता है ना, ये पूर्ण विराम नहीं आएंगे यहाँ पे। ये टाइपिंग एरर हिंदी में हो ही जाता है, कितनी भी कोशिश करो। ठीक है। हाँ, अब मिश्र क्रियाएं, है ना, मिश्र क्रियाएं भी आगे पढ़ेंगी। प्रेरणार्थक क्रियाएं, व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाएं, आ है ये, अगर विजिबल नहीं हो रहा तो आ है, व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाएं। ठीक है। अब लेकिन प्रेरणार्थक के भी दो प्रकार हैं, पहली प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरी द्वितीय प्रेरणार्थक। आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि अभी हमने क्या समझा, जिस शब्द से किसी के कार्य, किसी भी कार्य के होने का बोध होता है, वो क्या कहलाती है, हमारी क्रिया कहलाती है। और क्रिया के भी भेद होते हैं, कार्यकलाप बोधक क्रियाएं होती हैं, उसके भी भेद होते हैं, मूल क्रिया, व्युत्पन्न क्रिया। और मूल क्रिया में, यानी कि मेन वर्ब में क्या आती है, सकर्मक और अकर्मक, है ना। अकर्मक के कोई प्रकार नहीं होते, सकर्मक के एक कर्मक, द्विकर्मक। और व्युत्पन्न क्रिया के संयुक्त, सामसिक और नामिक, मिश्र, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक के भी दो प्रकार हैं, और व्युत्पन्न अकर्मक। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्रिया के भेदों का संक्षिप्त विवरण, अब हम इसका संक्षिप्त विवरण लेंगे। एक हम्म ठीक है, संक्षिप्त विवरण में मूल क्रियाएं क्या है। मूल क्रियाएं हमने बताया था अभी, मूल क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझेंगे कि सकर्मक और अकर्मक कैसे, है ना। तो अकर्मक में क्या होता है, अ मतलब बिना, जिसमें नहीं हूं, आ मतलब नेगेटिव वर्ड हो जाता है, जैसे हमने बोला सफल, है ना, जो बहुत सफल है, और हमने इसमें आ लगा दिया तो असफल, जो सफल नहीं है। तो आ मतलब अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। तो अब हम अकर्मक क्रिया को समझेंगे। जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा नहीं करती, यानी कि जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है ना, कर्म की अपेक्षा नहीं करती हैं, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे बच्चा घर गया, वह सो रही थी, लेकिन यहाँ बच्चा गया कहेंगे, घर नहीं आएगा, तब ये अकर्मक बनेगी। टाइपिंग एरर हो गया, वह सो रही थी, है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में क्या होता है, जो क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है, अर्थात जिसमें कर्म कर्म होता है ना, तो वो सकर्मक क्रिया क्रिया कहलाती है। जैसे पिताजी ने खाना खाया, है ना, तो पिताजी ने खाना खाया में पिताजी तो सब्जेक्ट हो गया, कर्ता, खाना ऑब्जेक्ट, कर्म, और ये क्रिया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है, तो यानी कि सकर्म मतलब यानी कि कर्म के साथ कर्म दिया हुआ है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई, है ना, खाया के साथ खाना लगा हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद माँ ने मिठाई बनाई, तो यहाँ पे भी मिठाई क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, क्योंकि क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ है। जब क्रिया के साथ कर्म लगा होता है तो क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इसके बाद आता है, सकर्मक के भी दो भेद हैं, है ना, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, एक कर्मक नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें एक कर्म हो, द्विकर्मक ना, इसमें भी नाम से पता चल रहा है जिसमें दो कर्म हो, है ना। जो सकर्मक क्रिया केवल एक ही कर्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की अपेक्षा करती है ना, तो वो एक कर्मक कहलाती है। कैसे, जैसे पिताजी ने मुझे पिताजी ने मुझको बुलाया, है ना, तो अब यहाँ पर जब पिताजी ने मुझको बुलाया में, पिताजी कौन हो गए, कर्ता हो गए, है ना, और मुझको क्या हो गया, बुलाया क्रिया हो रही है, क्या काम हो रहा है, बुलाना, लेकिन किसको बुलाया, मुझको, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि इसमें कर्म है। ठीक है। और बच्चे ने मैच खेला, तो यहाँ पे भी कर्म है, तो यहाँ पे भी ये सकर्मक क्रिया हो गई। और एक सकर्मक का कौन सा प्रकार हुआ, एक कर्मक, जिसमें एक कर्म है ना। और जो सकर्मक क्रिया दो कर्मों के साथ होती है ना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की अपेक्षा करती है, यानी कि दोनों तरह के कर्म होते हैं जिसमें, वो द्वितीय द्विकर्मक कहलाती है ना। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आएगा यहाँ पे, है ना, या आएगा, एक होता है। अब जो सकर्मक क्रिया दो कर्मों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की अपेक्षा करती है, जिसमें दोनों होते हैं, वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है ना। तो
अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। माँ ने बच्चों को मिठाई दी। तो अब माँ ने दिया, देना तो हमारा क्रिया हो गई, लेकिन इसमें कितने कर्म है? दो हैं। एक, दो। मिठाई एक हो गया, है ना? तो ये बेजानदार है, डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष है ना? और ये जानदार है, ये अप्रत्यक्ष है। यानी कि पहले मिठाई बिल्कुल इसके पास, क्रिया के पास लिखा है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते ही हैं, है ना? अब मैंने फल वाले से फल खरीदे। तो मैंने फल वाले से फल खरीदे में क्या करेंगे हम? मैंने क्या हो गया? कर्ता। फिर फल वाला हो गया हमारा कर्म। ठीक है, फल वाले से। अब फल खरीदे, खरीदना क्या हो गई? हमारी क्रिया। तो इसमें ये प्रत्यक्ष कर्म हो गया फल, है ना? और ये अप्रत्यक्ष कर्म हो गया फल वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न क्रियाएं, व्युत्पन्न क्रियाओं के भी अभी हम प्रकार पढ़ेंगे सारे। व्युत्पन्न क्रियाएं कौन सी होती हैं? व्युत्पन्न क्रियाएं जो उत्पन्न हुई हो, है ना, मूल क्रिया से। ठीक है, जैसे जो क्रियाएं मूल क्रियाओं और अन्य क्रियाओं का या अन्य वर्ग के शब्दों के साथ मिलकर व्युत्पन्न डिराइव की जाती है ना, उन्हें व्युत्पन्न क्रियाएं व व्युत्पन्न क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इनके भी भेद हैं। ठीक है, तो पहला संयुक्त, पहले प्रकार को पढ़ेंगे हम, संयुक्त क्रिया। ये दो मूल क्रियाओं, ये मूल प्रक्रिया नहीं है, मूल क्रियाओं है। मूल क्रियाओं के संयोग से बनती है ना? नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त मतलब जोड़कर, है ना? संयुक्त मतलब जोड़कर, दो क्रियाओं को संयोग कर कर जोड़कर बनती है। संयुक्त क्रिया की पहली ही क्रिया संयुक्त क्रिया की पहली क्रियापद के अर्थ, मुख्य अर्थ को बताती है ना? पहली जो क्रिया होती है वो मुख्य अर्थ को बताती है, मेन, यानी कि मेन वर्ब वो कौन सी होती है? पहली क्रिया। अतः ऐसे मुख्य क्रिया कहते हैं, मेन वर्ब, है ना? जबकि संयुक्त क्रिया की दूसरी क्रिया क्या करती है? अपना अर्थ छोड़ देती है और तथा मुख्य क्रिया के अर्थ में रंग भरने का काम करती है, और एक ही मुख्य क्रिया से बनी संयुक्त क्रियाओं के अर्थों में अंतर ला देती है। इस दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया भी कह देते हैं, है ना? क्योंकि उसमें अर्थ में अंतर भी ला देती है। जैसे लड़की चल दी, अब ये देना और चलना दो लग रहा है ना? लेकिन यहाँ पे ये मुख्य क्रिया क्या है? चलना हो गया कुल मिलाकर। तो चल दी, चल निकली, है ना, चल पड़ी, तो सबका मतलब क्या है? एक ही मीनिंग है सबका। तो लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसमें क्रिया में रंजक लाने के लिए, क्रिया को एक रंजक यानी कि मनोरंजक सी, मतलब एक आकर्षण लाने के लिए क्या करा है इसमें? चल दी कर दिया, चल निकली, चल पड़ी कर दिया। तो ये हमारा यहाँ पर यानी कि संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के योग से बनी है। लेकिन मेन क्रिया क्या है यहाँ पर? चलना। सब जगह चल निकली, चल दी, चल पड़ी, तो इससे हमें पता चल रहा है मेन क्रिया क्या है? चलना। पड़ी, निकली, दी क्या है? रंजक क्रिया है, जो उसके अर्थ को और ज्यादा आकर्षक बना रही है हमारे लिए, है ना? देखो यहाँ पर अब व्युत्पन्न क्रिया के सेकंड प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड क्या है? सामासिक। सामासिक आपने समास पढ़े ही हैं आगे, पहले सेकंड और क्लासेस में। तो सामासिक क्या होता है? समास मतलब छोटा करके बताना, है ना? तो सामासिक क्रिया दो मूल क्रियाओं के द्वंद्व समास से बनती है ना? कौन सा समास होता है? समास में द्वंद्व भी होता है ना, चाचा चाची, मामा मामी, ठंडा गर्म, इस तरह से। तथा इसकी दोनों क्रियाएं अपना अपना अर्थ बनाए रखती हैं। जैसे आना जाना, है ना, तो ये अपोजिट हो गया, द्वंद्व हो गया। खाना पीना, है ना, कॉम्बिनेशन होता है एक तरीके से। खाना पीना, लेना देना, करना कराना, देखना दिखाना आदि उदाहरण देखेंगे तो बच्चा अब लिख पढ़ सकता है। उदाहरण देखते हैं हम। जैसे बच्चा अब लिख पढ़ सकता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये पढ़ लिख सकता है, कुछ भी कह दो। वह उठ बैठ सकती है, मैं चल फिर नहीं सकता, तो ये सारी हमारी क्या हो गई? जोड़ा बना रही हैं, छोटा कर रही हैं। तो वो है ना, इसको हम डिटेल में भी कह सकते थे कि अब वह लिखना भी जानता है और पढ़ना भी जानता है, लेकिन हमने इसे समास की तरह कर दिया, छोटा कर दिया। वह अब लिख पढ़ सकता है। वह उठ भी सकती है, बैठ भी सकती है, दो सेंटेंस में कह सकते थे, लेकिन वह उठ बैठ सकती है। तो हमने इस क्रिया को क्या कर दिया? समास बना दिया, छोटा कर दिया, तो ये सामासिक क्रिया कहलाएगी। नामिक क्रिया, जैसे कि पता ही चल रहा है, नाम, नेमिंग वर्ड होते हैं जिसमें ना संज्ञा जैसा रूप आ जाता है, जिसका नाम अर्थात संज्ञा या संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय क्या होता है? सफिक्स प्रीफिक्स आपने सुने हैं, वही होते हैं उपसर्ग प्रत्यय, को जोड़कर नामिक क्रिया का निर्माण किया जाता है, नामिक क्रिया को बनाया जाता है। जैसे
झुटलाना, तड़पाना, झूठ बोलना होता है हमारी क्रिया, है ना, मेन क्रिया क्या होती है, झूठ बोलना। लेकिन हमने उसमें उसे कर दिया नेमिंग वर्ग की तरह, झुटलाना, तड़पना, है ना, या तड़पाना। गप मारना तो गपियाना, गरमाना, वो क्यों गरमा रहे हो, है ना, गरमा, वह गरमा रहा है, तो ये हमारा नेमिंग वर्ड की तरह यूज हो रही है क्रिया, तो ये क्या बन गया, नामिक क्रिया। जैसे तुमने मेरी बात क्यों झुटलाई, तो यहाँ पे झुटलाई क्या हो गया, क्रिया के रूप में तो हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई नाम है ना। उसे मत तड़पा, है ना, तो यहाँ पे तड़पा क्या हो गया, क्रिया तो है लेकिन नेम की तरह, वह सुबह से गपिया रही है ना, गप मार रही है ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन गपिया रही है तो हमने इसे एक नेमिंग वर्ड की तरह बना दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, नामिक क्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, मिश्र क्रिया। मिश्र क्या हो गया, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जिसमें जो मिक्स हो, है ना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण में क्रियापद जोड़कर बनाई गई क्रियाएं मिश्र क्रियाएं कहलाती हैं। कि जैसे प्यास लगना, भूख लगना, नींद लगना, अच्छा लगना, है ना, अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया, लेकिन अच्छा लगना, लगना तो क्रिया हो गई, लेकिन अच्छा विशेषण आ गया, भूख लगना। भूख एक तरीके से हमारा भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें लगना लगा दिया, तो ये हमारी मिश्र क्रिया बन गई। बुरा लगना, बुरा मानना, है ना, ये भी हमारा भाव है। अंदर करना, अब ये स्थिति बता रहे हैं ना, स्थानवाचक क्या नाम है, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर ये एक विशेषण के साथ मिक्स हो गई, क्रिया विशेषण के साथ। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं, वाक्य में देख लेते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, भूख लग रही है, इसमें क्रिया मिक्स हो रही है, मिश्र क्रिया कहलाएगी, है ना। मुझे बहुत भूख लग रही है, तो ये हमारी क्या हो गई, मिश्र क्रिया। वह बच्चों से बहुत प्यार करती है, वह मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये सब हमारी मिश्र क्रियाएं हो गई, क्योंकि इसमें ये हमारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण के साथ जुड़ जुड़ गई है। अब प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्या होती है, प्रेरणार्थक होती है कि जिसमें हमें किसी के द्वारा इंस्पायर काम करने के लिए इंस्पायर किया जाए, है ना। प्रेरणार्थक क्रिया जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वह क्रिया कहलाती है जो एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को प्रेरित किए जाने से संचालित होती है ना। मतलब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को प्रेरणा प्रेरणा देती है। हिंदी में दो तरह की प्रेरणार्थक क्रिया होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। मूल क्रिया के मध्य में आ प्रत्यय लगा जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, और वह प्रत्यय लगाकर जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। जैसे प्रथम प्रेरणार्थक के कुछ शब्द ले लेते हैं, चलाना, उठाना, खिलाना, दिखाना। ठीक है, क्योंकि दूसरे से करवाना है काम इसमें, इसलिए प्रेरणार्थक है। और द्वितीय प्रेरणार्थक कौन सी होती है, चलवाना, उठवाना, खिलवाना, दिखवाना, वाह आ गया इसमें, है ना। तो प्रथम प्रेरणार्थक के कुछ वाक्य ले लेते हैं। बच्चों ने चिड़ियों को उड़ा दिया, तो आ की आवाज आ रही है, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गई। बच्चों, माँ ने बच्चे को सुलाया, आ की आवाज आ रही है, प्रथम प्रेरणार्थक हो गई। नौकर ने सबको खाना खिलाया, तो यहाँ पे आ की आवाज आ रही है, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गई। अब द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगी, माँ ने बच्चे से माँ आया से बच्चे को खाना खिलवा रही है, तो वा रही है, वाह आ गया, तो द्वितीय प्रेरणार्थक। वह नौकर से काम करवा रहा है, तो यहाँ पे भी वाह आ गया, तो ये भी द्वितीय प्रेरणार्थक होगी। मेरे मित्रों ने सेठ जी से गरीबों को दान दिलवाया, वाह आ गया, तो ये भी हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। तो प्रेरणार्थक यानी कि किसी को इंस्पायर करना, किसी दूसरे से काम कराना, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रकार पर, व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाएं। व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, जस्ट वेट। व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया क्या होती है, हम्म व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया में क्या हो गया, वही जो उत्पन्न होती है लेकिन अकर्मक, यानी कि जिसमें कर्म नहीं होता। ये क्रियाएं देखने में अकर्मक क्रिया की तरह होती हैं, है ना, देखने में लगती हैं, लेकिन ये सकर्मक क्रियाओं में व्युत्पन्न की जाती हैं। इनकी पहचान है कि इनके वाक्यों में लौकिक कर्ता नहीं होता, ये केवल व्याकरणिक कर्ता होता है। जैसे हवा चल रही है ना, तो अब हम कहेंगे कि भगवान हवा चला रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा सोच लो, भगवान हमारा कोई कर्ता है, लेकिन हवा चल रही है तो यहाँ पे लौकिक कर्ता नहीं है,
है ना। तो यहाँ पे हवा चल रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, व्याकरणिक करता है ना। ये हवा चल रही है, फीमेल में बोलते हैं तो हवा को हम फीमेल की तरह मानते हैं, तो यहाँ पे व्याकरणिक कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया चल रही है, लेकिन इसमें ये किसका काम कर रही है, अकर्मक क्रिया का काम कर रही है। धूप निकल रही है, यहाँ भी ये अकर्मक का काम कर रही है। बारिश हो रही है, कुर्सी टूट गई है, पेड़ कट गया है ना, खाना बन गया है। तो यानी कि इसमें लौकिक कर्ता नहीं होता कि कौन खाना किसने बनाया नहीं पता चल रहा, पेड़ किसने काटा, पेड़ कट गया है ना, ये तो पता चल रहा है पेड़ कट गया है ना। व्याकरणिक रूप से देखो, पेड़ क्या हो गया, मेल हो गया, यानी कि पुल्लिंग। और कट गया, तो क्रिया भी उसके अकॉर्डिंग ही आ रही है ना। क्रिया क्या आ रही है, कट गया। खाना बन गया, तो ये खाना को भी हम एक तरह से देखा जाए तो पुल्लिंग की तरह बोल रहे हैं, अकारांत है, कुछ भी समझ लो, आप संस्कृत से रिलेट करके देख सकते हैं। कुर्सी टूट गई है ना, तो कुर्सी को हम फीमेल की तरह बोलते हैं, तो इसलिए क्रिया भी फीमेल हो गई। इस तरीके से ये हमारा व्याकरण के व्याकरणिक कर्ता इसमें छिपा होता है। अब क्रिया की व्याकरणिक कोटियां होती क्या है ना, वो भी बताते हैं। क्रिया को विकृत करने वाली प्रमुख व्याकरणिक कोटियां हैं, काल, है ना, समय, पक्ष, वृत्ति, वाच्य। अब काल को समझेंगे, काल मतलब समय, है ना, किस पक्ष में, अभी इसको भी हम डिटेल में समझाएंगे। वृत्ति मतलब आदत, वाच्य मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं ना, वही। तो इसके अलावा छोटा आ है, इसके अलावा ये टाइपिंग एरर हो जाता है, छोटा। इसके अलावा क्रिया पदबंध में लिंग वचन को में लगेंगे, इधर लिंग वचन के बाद लिंग वचन, पुरुष और सूचक प्रत्यय भी लगते हैं। कैसे लगते हैं, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसे समझ नहीं आएगा। हिंदी में तीन काल है, ठीक है। हिंदी में कितने काल हैं, तीन काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, और भूत मतलब पास्ट टेंस, ठीक है। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो अब वर्तमान के चिन्ह क्या है, हैं और हूं। और जैसे वह घर जाता है, वह पत्र लिख रहा है, उसने काम कर लिया है, माँ ने खाना बना लिया है, वह कल दिल्ली जा रहा है, हम लोग सो चुके हैं, है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे वर्तमान काल में आ गए, क्योंकि इनमें सब में है लगा हुआ है ना। और भूतकाल कौन सा है, आगे बढ़ते हैं। भूतकाल यानी कि पास्ट, इसी को हम अगर पास्ट में लेते हैं, भूतकाल में हो गया जैसे वह घर गया था, है ना, गया था, उस वह पत्र लिख रहा था कर देंगे है की जगह, है ना। तो ये सारा हमारा भूतकाल हो जाएगा। कर लिया था, तो हमारा ये भूतकाल में आ जाएगा। माँ ने खाना बना लिया था, वह कल दिल्ली जा रहा था आ जाएगा। हम लोग सो चुके थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भूतकाल। पता चलेगा क्योंकि इसमें हमारा था लग गया, तो हमारी क्रिया था हो गई, तो हमारा ये भूतकाल हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पक्ष। पक्ष क्या होता है, पक्ष को समझेंगे अब हम डिटेल में थोड़ा सा। पक्ष के प्रत्ययों से यह पता चलता है कि क्रिया किस प्रकार घटित हुई है। हिंदी में चार पक्ष होते हैं, है ना, चार पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आवृत्ति मूलक पक्ष, जिसमें त लगा होता है हलंत वाला। सातत्य बोधक पक्ष प्रत्यय रह लगा होता है ना, लगातार कोई काम हो रहा है। स्थित्यात्मक पक्ष शून्य, जिसमें कुछ भी नहीं लगा होता। पूर्ण पक्ष प्रत्यय, जिसमें शून्य कुछ भी नहीं लगा होता। अब इसे और डिटेल में समझेंगे। आवृत्ति मूलक पक्ष क्या होता है, जिसको बार बार, है ना, और त की साउंड आती है, त नहीं त बोलेंगे इसे, क्योंकि हलंत लगा है इसमें। इसमें वॉवल यानी कि स्वर मिक्स नहीं है। जब हलंत लगा होता है तो इसमें हमारा ये खाली हमारा व्यंजन है। अगर हम इसे ऐसे लिख रहे हैं तो ये हो गया हमारा त में हलंत प्लस आ, तब ये हमारा कहलाएगा व्यंजन प्लस स्वर। ये पूरा व्यंजन प्लस स्वर मिलके बना है, ये खाली व्यंजन है ना। अब त की आवृत्ति मूलक पक्ष के वाक्य वर्तमान और भूतकाल में हो सकते हैं। प्रत्यय कौन सा हो गया, त। इस पक्ष की पहचान है कि क्रिया पदबंध में त प्रत्यय लगा होता है। जैसे वर्तमान आवृत्ति मूलक पक्ष कौन से हैं, जैसे वह घर जाता है, मैं माँ खाना बनाती है, त।
त लगा हुआ है, ई की मात्रा लग गई है ना। सूरज रोज निकलता है, वह यहाँ अक्सर बारिश होती है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, वर्तमान आवृत्ति मूलक पक्ष, क्योंकि इसमें त प्रत्यय लगा हुआ है ना। और इसके बाद हमारा आता है भूतकाल आवृत्ति मूलक पक्ष, इसमें बस था हो जाएगा। घर जाता था, माँ खाना बनाती थी, जैसे काल में समझाया था भी मैंने, सूरज रोज निकलता था, है ना। यहाँ अक्सर बारिश होती थी। आवृत्ति मूलक पक्ष से यह पता चलता है क्रिया बार बार हो रही है और क्रिया की आवृत्ति हो रही है ना। यानी कि क्रिया के बार बार होने का पता चलता है, आवृत्ति मतलब बार बार क्रिया के होने का पता चलता है, चाहे पास्ट में होने का चाहे प्रेजेंट में, यानी कि चाहे वर्तमान में हो रही है चाहे भूतकाल में हो रही है ना। इनमें पूर्ण विराम लगेगा। छोटी छोटी मिस्टेक है, कोशिश कर रही हूँ साथ के साथ मैं इनको करेक्ट करती जा रही हूँ। अब सातत्य बोधक पक्ष, सातत्य बोधक क्या होता है, सातत्य नाम ही से ही पता चल रहा है, सतत है ना, सतत मतलब लगातार, है ना। सतत का मीनिंग होता है कंटिन्यूअस, है ना। सतत से बना है, जिसका सातत्य शब्द सतत से बना है जिसका अर्थ है लगातार। जो क्रिया लगातार होने की सूचना देती है वहां सातत्य बोधक पक्ष होता है। हिंदी में सातत्य बोधक की सूचना के लिए रहल प्रत्यय लग जाता है, हाँ। वह कर रहा है, खा रहा है ना, ये भी वर्तमान और भूतकाल दोनों में हो सकता है सातत्य बोधक। जैसे वर्तमान काल बोधक काल सातत्य बोधक पक्ष, लड़की खाना बना रही है, इसी को थी कर देंगे, बना रही थी। वह साइकिल चला रहा है, बारिश हो रही है, मजदूर काम कर रहे हैं, इसी का भूतकाल सातत्य बोधक बना है। तो लड़की खाना बना रही थी, वह साइकिल चला रहा था, मजदूर काम कर रहे थे, और बारिश हो रही थी, है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, भूतकाल सातत्य बोधक पक्ष हो गया। अब पूर्ण पक्ष, पूर्ण पक्ष क्या होता है, पूर्ण मतलब पूरा काम हो जाएगा, है ना। जिस वाक्य में क्रिया के रूप से यह पता चले कि समय की दृष्टि से कार्य पूरा हो चुका है ना, कार्य पूरा हो चुका है यानी कि पूर्ण हो चुका है, इसके लिए कोई प्रत्यय नहीं लगता, या शून्य प्रत्यय लगता है, यानी कि शून्य मतलब नहीं लगता, तथा वह भी वर्तमान काल और भूतकाल दोनों में हो सकता है। ये भी पूर्ण पक्ष क्या होता है, दोनों में हो सकता है ना। बना रही है, बना रही थी, जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस, है ना, उनका ग्रंथ है, तो उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, या हम ये भी कह सकते हैं लिखा था। माँ ने मिठाई बना ली है, बना ली थी। नौकर काम कर गया था, तो कर गया, उस कर गया है, ये तो वर्तमान काल पूर्ण पक्ष हो गया, पूरा काम हो चुका है यानी कि, है ना। लेकिन अगर हम इसी में था कर दें, यानी कि काम हो चुका था पूरा, है ना, ये रहा जैसे भूतकाल पूर्ण पक्ष। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, माँ ने मिठाई बना ली थी, नौकर काम पर गया था, काम कर गया था, तो यानी कि एक काम पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, तो इस मतलब भूतकाल पूर्ण पक्ष। स्थित्यात्मक पक्ष, स्थित्यात्मक यानी कि स्थित, है ना, जो अस्तित्व हो जिसका, यह अस्तित्ववाची क्रियाओं वाले वाक्यों में होता है। इसको व्यक्त करने वाली क्रिया होना होती है ना। यह भी वर्तमान और भूतकाल दोनों में होता है। इस पक्ष में वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, दशा, अवस्था आदि की सूचना मिलती है। वर्तमान स्थित्यात्मक पक्ष क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा सेंटेंस से समझ लेते हैं। शीला अध्यापिका है ना, तो उसकी स्थिति के बारे में, पोजीशन के बारे में पता चल रहा है, तो यहाँ पर हमारा वर्तमान हो गया स्थित्यात्मक पक्ष। किताब मेज पर है, कहाँ पर है किताब, मेज पर है। चूहा पिंजरे में है, तो ये हमारा वर्तमान स्थित्यात्मक पक्ष हो गया, ठीक है। माता जी बीमार हैं, तो है आ रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि ये वर्तमान की बात हो रही है, तो ये हमारा वर्तमान स्थित्यात्मक पक्ष हो गया। अब इसी को हम था लगा देंगे, तो ये भूतकाल स्थित्यात्मक पक्ष हो गया, है ना, स्थिति की पता चल रहा है। शीला अध्यापिका थी, किताब मेज पर थी, चूहा पिंजरे में था, माता जी बीमार थी, तो ये हमारे क्या हो गया, पास्ट यानी कि भूतकाल स्थित्यात्मक पक्ष। इस तरह के पक्ष में प्रत्यय उन्हीं क्रियाओं में लगते हैं जो घटित होती हैं या हुई हो या हो रही हो, है ना। अब इसको आगे बढ़ते हैं। वृत्ति, वृत्ति क्या होती है, वृत्ति होती है आदत, है ना। अनेक वाक्यों में क्रिया घटित ही नहीं होती, जैसे यहाँ बैठे रहो और यहाँ से जाओ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शा यहाँ बैठे रहो, एक सेकंड सॉरी, हाँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें क्रिया घटित ही नहीं होती है, जैसे यहाँ बैठे रहो, है ना, यहाँ से जाओ, शायद बारिश आए, है ना। तो
यह वह खाना बना सकती है। तो यहाँ पर आदत के बारे में, वृत्ति के बारे में पता चल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गई, हमारी वृत्ति हो गया इसमें। जिन वाक्यों में क्रिया घटित नहीं होती वहां काल पक्ष नहीं हो सकते। इन वाक्यों में तो केवल वक्ता की अभिवृत्ति, वृत्ति मतलब मूड है ना, अभिवृत्ति मूड का पता चलता है। वक्ता के मूड को ही हिंदी में वृत्ति कहते हैं। अच्छा, मूड को वृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति भी होता है, आदत भी बोलते सकते हैं कि यहाँ बैठे रहो, है ना, यहाँ से जाओ, तो उसका मूड वाली बात है। हाँ, तो यहाँ मूड को हम क्या कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं। हिंदी में क्रियापद वन में पाई जाने वाली प्रमुख वृत्तियां किस प्रकार हैं? जैसे आज्ञार्थक वृत्ति, आज्ञा मतलब परमिशन वाली। इस वृत्ति के वाक्यों में प्रायः आदेश, आ गया, प्रार्थना, अनुरोध के भाव व्यक्त किए जाते हैं। प्रत्यय आ, इये और इयेगा लगे होते हैं इसमें, है ना। आप जैसे, अब इसमें हम कुछ सेंटेंस लेते हैं, तू यहाँ बैठ। तो यहाँ पर बैठ, तो यहाँ पे इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है, बैठ, इएगा कुछ नहीं है, है ना। तो ये शून्य प्रत्यय, इसे कहते हैं शून्य, यानी कि किसी भी चीज की साउंड नहीं है, आ ई इएगा, है ना, या ना। तुम यहाँ बैठो, ओ की साउंड है, तो ये ओ प्रत्यय है, क्योंकि आ को तो काउंट ही नहीं किया जाता, ये कंठ से निकलता है, इसको काउंट नहीं किया जाता, ना इसकी मात्रा होती है, तो ये शून्य प्रत्यय माना जाएगा। ठीक है। तुम यहाँ बैठो, तो यहाँ पे ओ प्रत्यय है। आप यहाँ मत बैठिए, ई ये आ गया, छोटी ई और ये, है ना, ये आ गया। मात्रा को ऐसे मानेंगे जब तोड़ के देखेंगे। आप बैठिएगा, है ना, तो इथा पे छोटी ई आई, ये एरर हो गया है, बैठिएगा तो ईएगा, है ना, ये ईएगा प्रत्यय। तुम घर जल्दी आ जाना, ना प्रत्यय यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा प्रत्यय कैसे जुड़ा होता है वृत्ति में, मूड में, मूड वाले वाक्यों में। तो ये हमारा आ जाता है इसमें आज्ञार्थक वृत्ति। अब संभाव्या भावनार्थक वृत्ति क्या होती है? संभावनार्थक वृत्ति यानी कि पॉसिबिलिटी। इन वाक्यों में कार्य के होने की प्रति संभावना व्यक्त की जाती है। प्रत्यय क्या लगा होता है? ए और और ऊं लगा होता है। जैसे शायद गाड़ी मिल जाए, हो सकता है मैं दिल्ली जाऊं, है ना, जाऊं। शायद पिताजी आए या ना आए, तो ये क्या हो गया, हमारी संभावना है हमारी, है ना, पॉसिबिलिटी। तो ये हमारी संभावनार्थक वृत्ति कहलाएगी। अब सामर्थ्य सूचक वृत्ति। सामर्थ्य सूचक वृत्ति क्या होती है? सामर्थ्य यानी कि सकना, कोई काम कर सकता हूं या नहीं, तो इसमें सक लगा होता है, या पा सकता हूं। इस वृत्ति के अंतर्गत कार्य के किए जाने की सामर्थ्य का बोध होता है। जैसे वह अब चल सकती है, तो सक लगा हुआ है। मैं फ्रेंच बोल सकता हूं, तो सक लगा हुआ है ना। वह थोड़ा थोड़ा चल पाती है, वह थोड़ा पाती है ना, तो पा आ गया। वह खाना नहीं बना पाती, तो ये सामर्थ्य के बारे में बता रहे हैं, उसकी शक्ति, है ना, कर सकती है कि नहीं। कैन, एक तरीके से कैन समझ लो इंग्लिश में, कैन कुड, है ना, कुड नहीं आएगा, कैन है प्रेजेंट में। बाध्यता सूचक वृत्ति क्या होती है? करना पड़ता है ना, करना पड़ेगा, है। तो जैसे करना है, तुम्हें करना ही है ना, ना है, ना पढ़, या ना चाहिए, है ना। इस वृत्ति के अंतर्गत कार्य के करने की बाध्यता होती है ना, बंधन आ जाता है। जैसे पिताजी को कल मुंबई जाना ही है, जाना है मतलब तुम्हें यह काम तो करना पड़ेगा, है ना। अब तो आपको काम बंद कर देना चाहिए, तो यहाँ पर बाध्यता सूचक वृत्ति है, यानी कि बाध्यता है। मूड में कैसा आ रहा है? मूड बाधा है, बंधन है, मतलब कि करना पड़ेगा, करना है ना। संकेतार्थक क्या होती है? जो इशारा करती है ना। मिश्र वाक्यों के बीच कार्य कारण के संबंध की सूचना देने वाली वृत्ति को संकेतार्थक वृत्ति कहते हैं। कैसे? अब जैसे प्रत्यय लग जाता है इसमें, आ, ई और ए। जैसे यह, यदि बारिश ना आती, है ना, तो हम जरूर आते। तो यहाँ पे ना आती तो हम जरूर आते, तो ये संकेत दे रहे हैं कि अगर बारिश ना आती तो हम जरूर आते। तो ये तो हमारा संकेत हो गया, इशारा, है ना। और अगर ट्रेन मिल जाती तो हम यात्रा कर रहे होते। तो यानी कि एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो दूसरा काम अपने आप ही हो जाएगा। तो यहाँ पे दो क्रियाएं भी आ रही हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं मिश्र वाक्यों, मिश्र वाक्यों के बीच में दो वाक्य आ गए, एक ये हो गया,
ना आती, है ना। और एक ही होता तो हम जरूर आते। इसमें कर्ता भी अलग है, क्रिया भी है, दो है। एक इधर कर्ता क्रिया कर्म, इधर कर्ता क्रिया कर्म। तो दोनों में ये दो वाक्यों, दो मिश्र वाक्यों को, यानी कि दो वाक्यों की सूचना जब देते हैं तो हम कौन सी लगाते हैं, संकेतार्थक वृत्ति लगाते हैं। इच्छार्थक वृत्ति यानी कि विश, मैं मेरी इच्छा है ना। इससे क्रिया के घटित होने के प्रति इच्छा का भाव व्यक्त होता है। जैसे मैं घर पर ही रहना चाहता हूँ, वह शादी करना चाहती है, मैं गीत सुनना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मेरी विश, चाहती हूँ, चाहता है, चाहती है, तो यहाँ पर हमारी इच्छा व्यक्त हो रही है। तो ये इच्छार्थक वृत्ति कहलाएगी। अब आता है वाच्य। वाच्य क्या होता है, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं आप, एक्टिव पैसिव वॉइस। जब कर्ता कर्म बन जाता है, कर्म करता है ना, बात कहने का तरीका बदल जाता है। इसको वॉइस भी कहते हैं। एक ही बात को लगभग दो तरीके से कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। वाच्य को हम क्या कहते हैं, वाच्य को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। हिंदी में वाच्य दो होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य, है ना। संस्कृत में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है ना। हिंदी में दो होते हैं, कर्तरी और अकर्तरी। कर्तृवाच्यों के वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्यों को प्रधानता या महत्व दिया जाता है। अच्छा, जो बोल रहा है उसके कार्य को प्रधानता दी जाती है, महत्व दिया जाता है। हाँ, जो कर्म वाला बताई थी मैं आपको कि एक कर्ता कर्म बन जाता है, कर्म करता है, तो वो होता है हमारा इंग्लिश में। अब अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य क्या होता है, जिसमें वाक्यों में कर्ता के कर्म को नकारा जाता है या निरस्त कर दिया जाता है ना। अब इसको हम अभी उदाहरण से समझेंगे, घबराना नहीं है। आकृति वाच्यों में यदि सकर्मक क्रिया आ रही है तो वे वाक्य कर्म वाच्य के कहलाते हैं, और तथा यदि अकर्मक क्रिया आ रही है तो वो भाववाच्य कहलाते हैं। अब इसका हम उदाहरण से समझेंगे अभी आगे, फिर आपको अच्छे से समझ आता है। हिंदी में कर्तृवाच्य बनाने के निम्नलिखित नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं, जैसे हमारे इंग्लिश में होते हैं सब्जेक्ट, जैसे मैंने लिखा, ही राइट्स ए लेटर, ये हमारा इंग्लिश के होते हैं बच्चे वॉइस। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, और वर्ब चेंज हो जाती है टेंस के अकॉर्डिंग, है ना। प्रेजेंट है तो इज, एम, आर, और थर्ड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, है ना, मेन वर्ब की। राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बाई लग जाता है ना। जब इसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, ये रूल होता है इंग्लिश में। तो ऐसे हिंदी में आप देखते हैं, हिंदी में क्या क्या रूल है इसको चेंज करने के। ठीक है, हिंदी में कर्तृवाच्य बनाने के निम्नलिखित नियम है, अनिवार्य नियम। कर्ता के बाद से या द्वारा परसर्ग जुड़ जाते हैं। ठीक है, कर्ता पदबंध के मध्य में जा, है ना, जो वो सॉरी, क्रिया पदबंध के मध्य में जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। क्रिया पदबंध के मध्य में जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। और मुख्य क्रिया या धातु को भूतकालिक रूप में बदल दिया जाता है। वैकल्पिक नियम क्या है, वक्ता चाहे तो कर्ता या कर्म का स्थान परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, इसमें भी है ये चीज, कर्ता का और कर्म का स्थान परिवर्तन हो जाता है। आप कर्तृवाच्य देखते हैं। अब उदाहरण वाक्यों के द्वारा समझेंगे, हमने जो भी रूल्स हम पढ़े थे। बच्चा आम खाता है, तो कौन आम खा रहा है, बच्चा। तो बच्चा कौन हो गया, कर्ता, जो कर्ता काम कर रहा है तो वो कर्तृवाच्य। बच्ची ने आम खाया, है ना। तो यहाँ पे भी बच्चा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया, परसर्ग लग गया। परसर्ग नहीं है, न नहीं है, है ना। यहाँ पे न नहीं है और इधर न लगा हुआ है। ठीक है, तो बिना परसर की, बच्चा नहीं सोया, है ना। तो यहाँ पर बच्चा कौन है, कर्ता। कर्ता के बारे में बात हो रही है, बच्चा सोता है। बच्चे ने कुत्ते को मारा, पास्ट में बात हो रही है, लेकिन बच्चे के बारे में ही हो रही है, उसके अकॉर्डिंग क्रिया आ रही है। मजदूर ने पेड़ काट दिया, तो मजदूर एक ही है ना। तो उसको हमने काट दिया लिखा है, तो यानी कि कर्ता के बारे में ही बता रही है क्रिया। तो ये हो गया हमारा कर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य कैसे होता है, कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया वाले वाक्य। जैसे बच्चे के द्वारा आम खाया जाता है। अब हमने बच्चा आम खाता है को क्या करा, बच्चे के आगे हमने के द्वारा लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा सकर्मक बन गया। इसको हमने कर्म बना दिया, आम को कर सब्जेक्ट बना दिया। आम खाया जाता है किसके द्वारा, बच्चे के द्वारा। तो सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य वाले वाक्य है ये। अब बच्चे के द्वारा या बच्चे से भी लगा सकते हैं। आम खाया गया, गया को कर दिया हमने खाया या खाया गया, एक ही बात है ना। तो सेंटेंस का
थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बच्चे के द्वारा कुत्ते को मारा गया, के द्वारा लग गया तो आप तुरंत समझ जाओ कि ये कर्मवाच्य है। बच्चे के साथ के द्वारा लग गया है, से लग गया। ठीक है, इसकी एक बस ये आप अपने लिए हिंट ध्यान रखो। ठीक है, और ये कैसा है कर्मवाच्य? सकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म भी है, कुत्ते को मारा गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो कुत्ता यहाँ पे कर्म था, तो सकर्मक है ना। तो यहाँ कर्म ही है, मारा के साथ लिखा है ये कर्म है। लेकिन बच्चा कैसा हो रहा है हमारा? सकर्मक क्रिया वाले वाक्य के साथ आया है ना। अकर्तृवाच्य, इसे हमें अब यहाँ पर है ना, बच्चा में के द्वारा लग गया तो हमें इसे कर्ता नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये अकर्तृवाच्य है। मजदूर के द्वारा पेड़ काटा गया, जबकि यहाँ पे कर्ता है ये, लेकिन इसे हम कर्ता नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे अकर्तृवाच्य सकर्मक क्रिया वाला वाक्य। भाववाचक क्या होता है? फीलिंग होती है जिसमें, है ना। अकर्मक क्रिया वाले वाक्य, जैसे इसमें क्रिया ही नहीं होती है। बच्चे के द्वारा सोया गया, है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? बच्चे के द्वारा सोया गया, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा भाववाच्य हो गई। बच्चे से नहीं सोया गया, है ना, तो ये क्या हो गई? ये हमारा भाववाच्य हो गई। प्रयोग या अन्विति के आधार पर, प्रयोग को हम कहते हैं अन्विति। अन्विति के आधार पर कैसे होते हैं? वाक्यों में पदों की परस्पर संगति को अन्विति कहते हैं। अच्छा, जो हमारे पद होते हैं उनकी जो संगति है, इसमें वाक्य के किसी एक पद, संज्ञा, सर्वनाम आदि के लिंग वचन के या पुरुष के अनुसार और दूसरे पद और क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। दूसरे पद के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। आप देखते हैं कैसे, अभी एग्जाम्पल भी देंगे इसके, रूल भी बताए इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। संज्ञा और क्रिया के बीच अन्विति, ये अन्विति टाइपिंग एरर हो गया है, ऐसे ही आएगा ये जो लिखा है ना। संज्ञा और क्रिया के बीच अन्विति इस प्रकार होती है, परसर्ग रहित भी होती है और परसर्ग सहित भी। परसर्ग यानी कि ने लगा के भी, रहित मतलब ने हटा के साथ क्रिया में अन्विति कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होती है। जैसे आप ये कह रहे हैं परसर्ग रहित में, है ना, जैसे मीना खाती है। अब मीना कौन है? कर्ता। मीना लड़की है, तो क्रिया की अन्विति यानी कि क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ? अन्विति यानी कि प्रयोग मीना के अनुसार। तो ये हमारा परसर्ग रहित हो गया, ने नहीं लगा हुआ यहाँ, है ना। लड़कियां खाती हैं, तो यहाँ पे भी लड़कियां क्या हो गई? फीमेल हो गई, ने नहीं लगा, परसर्ग रहित हो गई है। और लड़कियां के अनुसार खाती हैं हो गया, है ना। यहाँ पे है आया था, खाती है, और यहाँ खाती हैं हो गया। तो प्रयोग के अनुसार अन्विति और परसर्ग रहित है ये। यदि कर्ता परसर्ग सहित हो, कर्म परसर्ग रहित हो, तो क्रिया की अन्विति कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होती है। आप देखो कैसे समझाते हैं। ये कह रहे हैं कर्ता परसर्ग सहित हो, कैसे हो? जैसे मीना ने जलेबियां खाई, तो मीना क्या है? कर्ता, इसमें परसर्ग लगा है। अब जलेबियां में कोई भी परसर्ग नहीं लगा, है ना। तो यहाँ पे लेकिन कर्म के अनुसार क्या खाई? जलेबियां, फीमेल है, इसके अकॉर्डिंग क्रिया आएगी, इसके कर्म के लिंग के अनुसार आएगी। हाँ, ई बिंदी आ गया। मीना ने आम खाए, है ना। ठीक है, तो मीना ने आम खाया होता अगर एक खाए मतलब बहुत सारे खाए, है ना। अब मीना ने आम खाया भी कर सकते हैं जब एक वचन दिखाना है, एक आम दिखा रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं मीना ने आम खाया, हो सकता है मीना ने बहुत सारे आम खाए हो, तो न तो इसमें परसर्ग लग रहा है। लेकिन कह रहे हैं ऑब्जेक्ट में जब परसर्ग नहीं लगा हो, है ना, तो यहाँ पर ये क्रिया इसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार। ठीक है, आगे। यदि कर्ता और कर्म दोनों पर सर्क सहित हो, है ना, दोनों में ही कोई ने को लगा हो, तो क्रिया की अन्विति यानी कि क्रिया का प्रयोग इनमें से किसी के साथ नहीं होगा, है ना। कैसे? अब इसको हम एग्जाम के पल के द्वारा समझाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बल्कि क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन में होगी। कैसे होगी अब बताते हैं। सदैव पुल्लिंग एक वचन में होगी, जैसे राम ने रावण को मारा, तो चाहे यहाँ बच्चों ने, टीचर ने, अध्यापकों ने बच्चों को मारा हो, तब भी यहाँ पे मारा ही आता, सिंगुलर होती, क्योंकि दोनों में परसर्ग लग रहा है, को और ने। आया समझ? कर्ता में भी लग रहा है और कर्म में भी लग रहा है, रावण में। ठीक है, ये रूल। गिन्नी ने कुत्ते को भगा दिया, तो गिन्नी ने कुत्ते को भगा दिया, दोनों में परसर्ग लगा है, कर्ता में भी, गिन्नी में भी, और कुत्ते के साथ भी लग रहा है, तो यहाँ पे भगा दिया क्या होगी? एक वचन क्रिया आएगी। विशेषण और विशेष्य के बीच अन्विति, है ना। विशेषण विशेष्य, विशेषज्ञ नहीं है, विशेष्य बीच अन्विति मतलब प्रयोग, विश्लेषण नहीं है, विशेषण है, और विशेष्य के बीच अन्विति आएगा यहाँ। इस प्रकार होती है, कैसे? जैसे आकारांत यानी कि बड़े आ की आवाज, विशेषणों में
के रूप विशेषण संज्ञा के अनुसार बदलते हैं। जैसे बड़ा लड़का, तो यहाँ पे क्या हुआ, लड़का, यहाँ पे बड़ा आ की आवाज आ रही है, तो यहाँ पे भी बड़ा लड़का आ गया, है ना। अब छोटी लड़की, तो की, बड़ी छोटी, यहाँ पे भी की। ऊंचा पहाड़, आड़, आ की आवाज आ रही है तो ऊंचा। बड़े लड़के, अब यहाँ लड़के है तो बड़े। छोटी लड़कियां, तो छोटी, ई। ऊंचे पहाड़, है ना। तो इनकी संज्ञा के अनुसार बदलती है क्रिया, है ना। अब इसमें दिखाते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं आगे चल के। ये कह रहे हैं जो आकारांत होते हैं, जो आकारांत विशेषण होते हैं, वो संज्ञा के अनुसार बदलते हैं, है ना। जैसे बड़े हो गया, यहाँ पे लड़का था तो बड़ा हो गया। लड़की थी तो छोटी हो गया। लड़कियां तो छोटी। पहाड़, ऊंचा पहाड़, बहुत सारे पहाड़ कह रहे हैं तो ऊंचे, है ना। पहाड़ का बहुवचन भी बहुत पहाड़ ऐसे हो जाता है, अनेक पहाड़, है ना। पहाड़ों, मतलब माननीय नहीं है। अब अकारांत विशेषणों, अकारांत विशेषणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। जैसे सुंदर, है ना, तो ये विशेषण है। यहाँ पे अ साउंड आ रही है जो कंठ से निकलता है, तो यहाँ पर हमारा चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन सुंदर सुंदर ही रहेगा। सुंदर लड़की, सुंदर लड़कियां, सुंदर लड़का, है ना। ये हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि विशेषणों में एक से अधिक विशेष्य हो, है ना, तो उनके लिए उनके लिंग अलग 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 हो, तो सामान्यतः अपनी सबसे निकट वाली विशेष्य के लिंग के अनुसार विशेषण को प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, अन्विति होती है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। जैसे अच्छे लड़के और लड़कियां, तो अब जो इसके पास में है लिंग, उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार ये प्रयोग किया जाएगा। टूटी खिड़की, दरवाजा, ठीक है, तो ये है हमारा जो उसके पास में होगा, जो विशेष्य यानी कि शब्द, संज्ञा शब्द, उसके अकॉर्डिंग हमारी विशेषण प्रयोग की अन्विति होगी, यानी कि प्रयोग होगा। अन्विति या प्रयोग से तात्पर्य है कि वाक्य में आने वाली किसी संज्ञा के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है। या प्रयोग या अन्विति के तीन नियम है। हाँ, अन्विति या प्रयोग से क्या का क्या अर्थ है, वाक्य में आने वाली किस संज्ञा के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है ना, किस प्रयोग होगी या प्रयुक्त होती है। अब प्रयोग या अन्विति के तीन नियम हैं। क्या नियम है, यदि कर्ता की संज्ञा के बाद परसर्ग नहीं लगाया तो क्रिया हमेशा कर्ता के संज्ञा के अनुसार बदलती है। इसको समझाते हैं वाक्य से। जैसे कर्ता की संज्ञा के बाद, तो कर्ता कौन है, सब्जेक्ट ये है, ये संज्ञा है नेमिंग वर्ड। यहाँ पे कोई परसर्ग नहीं लगा है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, है ना, तो ये कर्ता है हमारा। तो यहाँ पे ने पे पर कुछ भी नहीं लगा, तो क्या कह रहे हैं, हमेशा कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है। जैसे लड़का मिठाई खाता है, ठीक है, अब हमने यहाँ पे लड़का की जगह लड़की कर दिया, तो यहाँ पे क्रिया भी बदल जाएगी, लड़की मिठाई खाती है। आया समझ, कर्ता की में परसर्ग नहीं लगा है, तो उसके संज्ञा के अनुसार, कर्ता की संज्ञा के अनुसार क्रिया बदलेगी। हम संज्ञा बदल देते हैं ना, लड़का को लड़की कर देते हैं, तो क्रिया भी बदल जाएगी संज्ञा के अनुसार। अब ऐसे वाक्यों को जब क्रिया कर्ता के संज्ञा के अनुरूप परिवर्तित होती है तो उन्हें कर्तरी प्रयोग कहते हैं। ठीक है। दूसरा रूल, जैसे ऊपर था लड़के, यहाँ लड़कियां हो गया, खाती हैं, खाते हैं। यदि कर्ता की संज्ञा के बाद कोई भी परसर्ग लगा हुआ है तो क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है, उसे कर्मणी प्रयोग कहा जाता है। जैसे लड़के ने आम खाया, है ना, तो आम के अकॉर्डिंग बदल गई। लड़के ने रोटी खाई, तो रोटी के अकॉर्डिंग बदल गई, यानी कर्म के अनुसार बदली, क्योंकि कर्ता के साथ हमारा परसर्ग लगा हुआ है। लड़कों ने रोटी खाई, है ना, फिर लड़कों ने आम खाया, तो ये किसके, ऑब्जेक्ट के अनुसार, कर्म के अनुसार बदल गई, क्योंकि परसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसे कर्मणी प्रयोग कहा जाएगा। आपसे पूछ लें, ये सेंटेंस दें और पूछें कि इसमें कौन सा प्रयोग हुआ है, तो आप बताओगे कर्मणी प्रयोग हुआ है। रोटी को लिख दें, रोटी ब्रैकेट कर्तरी प्रयोग या कर्मणी प्रयोग, तो आप क्या बताओगे, कर्मणी प्रयोग। इतना टफ देते तो नहीं है टेंथ में, लेकिन फिर भी बस आपको थोड़ा थोड़ा हिंदी में अगर इंटरेस्ट है तो पता तो होना चाहिए। नियम, जब कर्ता और कर्म दोनों की संज्ञाओं के बाद परसर्ग लगा होता है तब क्रिया
किसी भी संज्ञा के अनुसार नहीं बदलती तथा तटस्थ हो जाती है। क्रिया का तटस्थ रूप अन्यपुरुष पुल्लिंग एकवचन भूतकाल, जैसे लड़के, लड़की ने आम रोटी को खाया, है ना। तो ये कह रहे हैं कि कर्ता और कर्म की संज्ञाओं के बाद परसर्ग लगा है, ने लग रहा है ना। तो अब क्रिया की संज्ञा भी किसी भी संज्ञा के अनुसार नहीं बदलेगी, क्रिया तटस्थ हो जाएगी, खाया आ जाएगा, चाहे रोटी लिखा है चाहे आम लिखा है। लड़की लड़कियों ने आम, है ना, लड़के और लड़का ने आम खाया, या लड़के और लड़की ने खाया, या लड़कों और लड़कियों ने खाया आम रोटी, उसके अनुसार क्रिया चेंज हो जाएगी। अब नियम 3, जब कर्ता और कर्म दोनों की संज्ञाओं के बाद, नियम 3, जब कर्ता और कर्म दोनों की संज्ञाओं के बाद परसर्ग लगा होता है तब क्रिया किसी भी संज्ञा के अनुसार नहीं बदलती, तटस्थ हो जाती है। हाँ ये तो, हाँ ये अभी तो समझाया था। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष होता है थर्ड पर्सन, ही शी इट दे। पुल्लिंग या और वचन भूतकाल कुछ भी हो, लेकिन क्रिया तटस्थ रहेगी, है ना। तो इसे कहते हैं हम, इसलिए जब क्रिया तटस्थ हो जाती है तो हम इसे कहते हैं भावे प्रयोग। हम्म, कर्मणी प्रयोग, मैं कह रही थी ना, कर्मणी प्रयोग लग रहा है मुझे। क्योंकि मुझे क्या हो गया, कर्म हो गया, मैं होता तो कर्ता होता। अब यहां से जाओ, तो यहां से जाओ में क्या है, जाओ क्या हो गया, हमारी आज्ञा, है ना, आओ जाओ खाओ। और यहां से अकर्मक क्रिया है, यहाँ पे आज्ञार्थक वृत्ति है, कर्तृवाच्य है, तुम यहां से जाओ, तुम लग रहा है ना, कर्तरी प्रयोग है। तुम लगा हुआ है तो कर्तरी प्रयोग है। यहाँ पे मुझे लगा था, इसलिए यहाँ पर मुझे के कारण यहाँ पे कर्मणी प्रयोग था। ठीक है, शायद कल बारिश आए, तो यहाँ पे हम संभावना कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, संभावनार्थक वृत्ति, है ना, मूड। आय, आय से पता चल रहा है उत्पन्न अकर्मक क्रिया का प्रकार हो गया, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। फिर कर्तृवाच्य है और कर्तरी प्रयोग है। मुझे जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा बाध्यता आ गई यहाँ पे। तो अकर्मक क्रिया है, बाध्यता सूचक वृत्ति है, कर्तरी प्रयोग है और कर्तृवाच्य है। मुझे नहीं, कर्मणी प्रयोग है, कर्तरी नहीं है, ये टाइपिंग ये मिस्टेक हो गई है। कर्मणी, कर्मणी प्रयोग है, कर्तृवाच्य। ठीक है, माता जी से पहाड़ पर नहीं चढ़ा गया, तो ये क्या हो गया, भाव आ गया। तो माता जी यहाँ पे कर्ता दिया हुआ है, तो भावी प्रयोग क्यों कहलाएगा, क्योंकि चढ़ा गया। तो चढ़ा गया जो क्रिया है, तो संयुक्त क्रिया है, चढ़ाना और जाना, है ना, चढ़ पाई, है ना। तो ये आ गई संयुक्त क्रिया। ठीक है, अकर्मक है और सामान्य भूतकाल है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, भाववाचक भावी प्रयोग है।